22 जून 2026 की दोपहर लगभग 2:15 के आसपास का वक्त हो रहा था। करीब 23 साल का एक लड़का जिसका नाम सुखमनी होता है, वो अपने पिता को फोन लगाता है। पिता का नाम प्रभु ज्योति होता है। प्रभु ज्योति को फोन लगाते हुए बेटा रोते हुए कहता है कि पापा यहाँ पर आग लग गई है, हमें बचा लीजिए। बेटे ने जैसे ही अपील की, पिता कहते हैं कि बेटा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल तत्काल प्रभाव से वहां पर पहुंच रहा हूं, तुम चिंता मत करना। बाप ने अपने बेटे को तसल्ली दी और तसल्ली देने के बाद मौके पर दौड़ते हुए भागते हुए जैसे जो साधन मिलता उसके माध्यम से मौके पर वो पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तब तक वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और जिस बिल्डिंग में उनका बेटा था उस बिल्डिंग में धुएं की लपटे हो या आग की लपटें हो, वो आसमान छूने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच जो बाप था इतना ज्यादा घबरा जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अभी कुछ देर पहले जो बातचीत हुई थी, हालांकि बाप ने अपने बेटे से बातचीत करने के लिए एक बार नहीं कई बार फोन लगाया, लेकिन तब फोन का जो संपर्क था वो नहीं हो पा रहा था। भीड़ में जो मौजूद लोग थे वो जिम्मेदार थे, चाहे वहां पर एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें वाले हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम हो, या फिर फायर ब्रिगेड की टीम हो, या फिर अन्य जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हो। वो बाप अपने बेटे को फोटो मोबाइल के बार बार दिखाता और कहते कि क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है, क्या तुमने इसे देखा है, वो इसी बिल्डिंग के अंदर था, क्या तुमने इसको बाहर निकलते हुए देखा है, जो बाहर निकले हैं, तुम्हें उसका पता बता दीजिए, मैं उससे मिलना चाहता हूं, मेरा बेटा है, मुझे मिल नहीं रहा है। बार बार प्रभु ज्योति एक ही बात कर रहे थे। सब लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, गुहार लगा रहे थे। एम्बुलेंस वालों से बातचीत करते तो एम्बुलेंस वाला कहता है कि मैं ऐसे कई लोगों को लेकर गया हूं, एक काम करो KGMU चले जाओ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं इमरान मलिक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का थाना अलीगंज और अलीगंज थाना क्षेत्र का सेक्टर डी इलाका है। सेक्टर डी इलाके के अंतर्गत आने वाला पूर्णिया चौराहा है। पूर्णिया चौराहे से महज 200 मीटर दूरी पर एक गली है जिसका नाम है उषा मार्ग। गली में पहली मंजिल की हम बात करें तो यहाँ एनिमेशन, ग्राफिक और कंप्यूटर का कोर्स कराया जाता है। ऊपर की बिल्डिंग की बात करें, दूसरी मंजिल पर गेमिंग ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर है। यहाँ प्रोफेशनल गेमिंग, सॉफ्टवेयर और कोडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और जो तीसरी मंजिल है उस पर 3D आर्ट स्टूडियो और लाइब्रेरी है जिसमें बैठकर बच्चे आराम से पढ़कर अपने भविष्य के सपने देखते हैं और यहाँ पर मेहनत करते हैं। स्वाभाविक रूप से छात्र छात्राओं का यहाँ इस बिल्डिंग में आना जाना लगा रहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आने जाने में सिर्फ एक ही रास्ता है और वो एक तंग गली जैसी तंग सीढ़ियां हैं। उन तंग सीढ़ियों में 2-3 बच्चे एक साथ नहीं जा सकते। आएंगे तो बहुत आराम से जाएंगे। इसी बीच 22 जून अचानक सब कुछ बदल जाता है क्योंकि वहां ऐसे ही कंप्रेसर फटता है, वहीं आग लग जाती है। आग लगने की वजह सबसे पहले इस बात की जानकारी वहां पर मौजूद जानवरों को पता चलती है। हालांकि वो छटपटाते हैं, चीखते हैं, भौंकते हैं और आवाज लगने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन शायद उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। उनके दर्द और तकलीफों को किसी ने महसूस नहीं किया। डॉक्टर शायद वहां उस वक्त नहीं था या स्पष्ट नहीं थी। शायद वो मौका पाकर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। कर्मचारी जो थे वो भी शायद वहां से निकल चुके थे। जैसे ही कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में ये आग अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। जैसे आग ने अपना विकराल रूप धारण किया, अब चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, सेकंड फ्लोर या फिर थर्ड फ्लोर हो, हर जगह धुआं पहुंचने लगता है और धुआं जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे पूरी बिल्डिंग में धुएं की स्थिति विकराल रूप धारण कर लेती है। जो भी बिल्डिंग में थे हालांकि अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। 5 से 7 मिनट में ही यह स्थिति बिल्कुल भयावह होती चली जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं। बंद इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक गेट लगे हुए थे और वो थम्स इम्प्रेशन से ही खुलते हैं। और जैसे ही गेट बंद थे वहां निकलने के लिए रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका था। हालांकि कोशिश पूरी की जा रही थी ताकि यहाँ से निकला जाए, यहाँ से भागा जाए, लेकिन जो रास्ता तंग था वो रास्ता तंग होने की वजह से ही अपने आप बंद हो गया क्योंकि आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि इसी बीच कुछ छात्र छात्राएं होते हैं, उन्होंने शीशे तोड़ने की कोशिश की और तोड़ने के बाद वहां से छलांग लगाने की भी कोशिश की। करीब 5-6 तो ऐसे थे जो छलांग लगा देते हैं, लेकिन इसमें से भी बताया जाता है कि एक लड़का रेलिंग पर गिर जाता है। रेलिंग में नुकीली चीज निकली हुई थी और वो नुकीली चीज उसके पेट में घुस जाती है। चाहे वो पुलिस को फोन कर रहा हो या फायर ब्रिगेड को फोन कर रहा हो या अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को फोन कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे थे जो खिड़कियों के सहारे खड़े होने के बाद राह चलते लोगों को, आसपास की बिल्डिंग वालों को चीख चीख कर आवाज लगा रहे थे, मदद की अपील कर रहे थे। आप मदद कीजिए। लोग इकट्ठा भी होने शुरू हो जाते हैं और प्रदर्शित यह बात बताते हैं कि जब यहाँ से सूचना चारों तरफ बेची जा रही थी, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो या फिर एसडीआरएफ की टीम हो, लेकिन यहाँ पर मदद पहुँचने में लगभग 30 से 40 मिनट का वक्त लग जाता है। लेकिन आग ने जो अपना काम शुरू कर दिया था, महज 5 मिनट में आग ने अपना पूरा काम खत्म भी कर दिया।
30-40 मिनट बीत जाते हैं। 30-40 मिनट बीतने के बाद इस बीच में कई लोगों ने छलांग लगाई, जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जो छलांग लगा रहे थे वो गंभीर रूप से घायल हो रहे थे। इसी बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल की टीमें वहां पर मौके पर पहुंच जाती हैं। रास्ता पहले ही बंद हो चुका था, क्योंकि रास्ता जो था वो सीढ़ियों का था, तंगली थी, जिसकी वजह से अंदर पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। ऐसी स्थिति में मदद की जाए वो तो कैसे की जाए? जो दीवार थी उस दीवार में एक सुराग बनाया जाता है, उसे तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद पता चलता है कि अंदर तो लोग मरे हुए पड़े हैं। धीरे धीरे करके जब लाशों को निकाला जा रहा था, निकालते निकालते वक्त गिनती शुरू होती है, तो गिनती लगभग 15 तक पहुंच जाती है। मरने वाले जो इनमें बच्चे थे उनमें से सागर, नीलेश, अनामिका, संयम, अनुष्का, सोमालिया, आदित्य श्रीवास्तव, सुखमनी, ज्योति भविष्य, अब्दुल रहमान, सूरज शाह, शाहजहां, जैनिल चक्रवर्ती और मोहम्मद अम्मार शामिल बताए जाते हैं। 5 महिलाएं और 10 पुरुष होते हैं। मरने वालों की संख्या हो जाती है 15 और घायलों की संख्या पहुंच जाती है 9 के आसपास। ये आंकड़े बाद में बढ़ भी जाते हैं। सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंचते हैं। इसके बाद मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस खबर को अपलोड करना शुरू कर दिया जाता है। ये बताना शुरू कर दिया जाता है कि लखनऊ के अलीगंज में इस तरह से आग लग चुकी है और आग के कुछ छात्र छात्राएं फंस चुके हैं। इसके बाद अपडेट देना शुरू कर दिया जाता है। फिर अपडेट ये भी शुरू किया जाता है कि इस घटना के पीछे का जिम्मेदार कौन है और कैसे ये कहानी हुई है जिस वजह से लोगों की और इन छात्र छात्राओं की मौत हुई है। इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये तो वजह सामने निकल कर नहीं आती। जो जमीन होती है वो जमीन थी वीरेंद्र शुक्ला की, जो कि सीतापुर रोड पर उनका एक इंस्टीट्यूट होता है, वो इसके मालिक होते हैं। लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें एक का नाम धीरेन्द्र होता है और दूसरे का नाम सुरेंद्र शुक्ला होता है। इन्होंने यहाँ पर नक्शा पास कराया था। ये आवासीय जमीन थी, यहाँ पर सिर्फ आवास बन सकता था, लेकिन आवासीय जमीन को इन्होंने किस रूप से कमर्शियल बना दिया ये बस वही लोग जानते हैं। हालांकि पुलिस इनमें 4 अधिकारियों को निलंबित भी कर देती है और 4 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। जिन गिरफ्तार लोगों में व्यक्ति प्रसाद शुक्ला भी बताए जाते हैं। आरोप ये भी लगता है कि संबंधित अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांधने के बाद साल 2022 से इस जगह से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था। ये सब जानते हुए कि ये आवासीय बिल्डिंग है और आवासीय बिल्डिंग में कमर्शियल काम हो रहा है। यहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चल रहा है, यहाँ पर लाइब्रेरी बन रही है, यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर समय रहते कार्रवाई कर दी जाती, अगर समय रहते निरीक्षण कर लिया जाता, अगर समय रहते यहाँ से सुरक्षा मानकों को देखा जाता, तो शायद आज इन परिवारों के घरों के चिराग जले होते। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए आज भी चुपचाप हैं, शांत हैं, कहीं उनकी गलती ना पकड़ ली जाए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये 2-4 दिन अखबारों में खबरें छपेंगी। जैसे दिल्ली में भी हादसा हुआ था, बड़ी संख्या में लोग वहां पर भी मारे गए थे, उसके बाद फिर सब शांत हो जाएंगे। ऐसे ही लखनऊ के अलीगंज में जिस तरह का हादसा हुआ है, ये भी 2-4 दिन की खबरें बनेंगी और लोग 2-4 दिन के बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद लीपापोती कर रहे हैं। मीडिया को साइड में खड़ा कर दिया है, उन्हें जवाब देने के बजाय सिर्फ पीआर टीम वहां पर खड़ी है, ताकि वो दिखाएगी कि मुख्यमंत्री वहां पर गए और लोगों से उन्होंने बात की। लेकिन जो जाने वाले बच्चे थे, जो 15 लोग हैं, उससे भी ज्यादा वो जा चुके हैं। उनके परिवारों का आखिर क्या होगा और उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह आने वाले वक्त में ही पता चल पाए।